हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी और उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के बीच में संबंध जानेंगे और उसको स्थापित भी करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम ये अवतल दर्पण के लिए यही सब चीजें देखा था। जैसे अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उस अवतल दर्पण से उस वस्तु की दूरी, फिर उस वस्तु का ये अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बना रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी, मतलब अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी के बीच में संबंध हमने देखा है और उसको स्थापित भी किया है। आज के लेक्चर में हम उत्तल दर्पण के लिए करेंगे। उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु के द्वारा अगर ये प्रतिबिंब बना रहा है तो फिर ये वस्तु की दूरी, उस उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और उसकी फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर लिया हूं कि एक मैं उत्तल दर्पण ले लिया हूं जिस उत्तल दर्पण का नाम यम है और इस उत्तल दर्पण का यह ध्रुव है, ध्रुव ये हो गया P ध्रुव, और यह इस जिस कांच के गोले से काट करके बनाया गया होगा उसका यहाँ पर कई केंद्र होगा तो वह केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र C कहलाएगा, C, ठीक है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं यहाँ पर इसका फोकस हो जाएगा। इस उत्तल दर्पण का ये फोकस हो गया कैपिटल F। और इस उत्तल दर्पण के सामने हम कोई वस्तु रखेंगे और यह उत्तल दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं बनाएगा। तो रख लेते हैं पहले इस उत्तल दर्पण के परावर्तक तल के सामने हम कोई वस्तु रख लेते हैं। जैसे यहीं पर मान लीजिए कि एक में यहां पर कोई वस्तु रख दिया, ठीक है। इस वस्तु का नाम मैं ए बी लिख ले रहा हूं, ठीक है। ये ए उसका शीर्ष है और ये बी उसका निचला शीर्ष है, ठीक। तो ये भी एक वस्तु है, इस उत्तल दर्पण के सामने हमने रख दिया। अब इस वस्तु का यह दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। कैसे बनाएगा? ठीक है, मैं आपको बताया ही हूं। इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को ये लेके जाएगा। मतलब कि इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को हम लेकर के जाते हैं। जैसे कि ये गया प्रकाश की किरण, देखिए ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है। अब जब यह प्रकाश की किरण इस उत्तल दर्पण पर पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये किस बिंदु पर पड़ रहा है, इसको नाम दे लेते हैं डी है। यह बिंदु क्या है? डी है, ठीक है। डी पर यह पड़ रहा है, ठीक। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण इस उत्तल दर्पण के बिंदु डी पर आपतित हो रही है और यहां से परावर्तित होगी। तो परावर्तित होने के बाद किधर जाएगी भाई? ये ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, उधर भेजता है, ठीक है। तो ऊपर चली जाएगी। तो एक तो ये हो गई। दूसरा काम क्या करते हैं फिगर बनाने के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए इसके शीर्ष से वक्रता केंद्र को प्रकाश की किरण को लेकर के हम जाते हैं। तो इसके शीर्ष से वक्रता केंद्र को प्रकाश की किरण लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र। तो इसके शीर्ष से ये वक्रता केंद्र को प्रकाश की किरण ऐसे क्या होगी? ये ऐसे जाएगी, ठीक। तो भाई जा तो रही है यह किरण, लेकिन यहां से उधर कलई किया गया तो उधर तो जाएगी नहीं। यह इसी पर से एकदम लंबवत पड़ेगी। लंबवत इसलिए पड़ेगी क्योंकि उसके केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जा रही है और लंबवत पड़ेगी तो परावर्तित होकर के फिर वो उसी पथ पर एकदम सीधे इधर ये चली जाएगी। ये परावर्तित होकर के उधर चली जाएगी। तो ये परावर्तित किरण और ये वाली परावर्तित किरण एक दूसरे को जहां पर काटेंगे या काटते हुए प्रतीत होंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो खैर इधर तो ये काटेंगे नहीं। अगर इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, जैसे इसको अगर पीछे बढ़ाते हैं तो यह इसके मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। ये उसका फोकस हो गया, मुख्य फोकस। और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसको जाना कहाँ था भाई? ये वक्रता केंद्र को। तो ये वक्रता केंद्र को जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक। अब देखिए यह दोनों, ये जो दोनों थी, यह दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं? यहां पर काटते हुए, और यहीं पर उसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बनेगा। जिस बिंदु पर काटेंगे वहां पर उसका शीर्ष बन जाएगा। तो ये हो गया शीर्ष, और शीर्ष को मैं नाम दे दे रहा हूं ए डैश। वस्तु का शीर्ष क्या है? ए है। प्रतिबिंब का शीर्ष ए डैश, और ये उसका हो गया ये प्रतिबिंब का निचला हिस्सा, सिरा हो गया, जिसको मैं बी डैश से डिनोट कर रहा हूं, ठीक। तो अब देखिए ये वस्तु मैं लिख भी दे रहा हूं कि ये वस्तु है, ये वस्तु है और यह क्या है भाई? ये प्रतिबिंब है। इसको चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे इधर दिखा दे रहा हूं कि वो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ठीक। तो अब देखिए इस उत्तल दर्पण के सामने ये जो वस्तु रखा गया है, इस उत्तल दर्पण से कितना दूरी पर रखा गया है उसको हम मान लेते हैं। और वैसे भी देखिए कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, ठीक है, उस दर्पण के सामने जो वस्तु रखा गया है तो दर्पण या लेंस से उस वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल यू से मानते हैं, कहीं भी लेते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी को, ठीक है, हम लोग स्मॉल वी से मानते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो ये वस्तु है, तो दर्पण
उसके कहिए कि ये उसके ध्रुव से या दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये स्मॉल u दूरी पर है, तो हम स्मॉल u इसको क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं ये। और ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी को किससे लेते हैं भाई, ये स्मॉल v से है, तो हम स्मॉल v इसको क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं। ये उसका फोकस है, फोकस, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को किससे लेते हैं, मानते हैं स्मॉल f से, तो हम स्मॉल f से भी इसको मान ले रहे हैं। और ये वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, जो उसका वक्रता त्रिज्या होता है, तो कैपिटल R से हम डिनोट कर दिए। ये दूरियां तो हम ले लिए, और ये सभी दूरियां इस दर्पण के अक्ष पर ही हैं, एकदम अक्ष पर ही हैं। तो ये जो दर्पण के अक्ष पर ये जो दूरियां हैं, ठीक है, इसको हम लोग प्लस माइनस कैसे लेते हैं, वैसे तो आपको सिंपली बस याद ही कर लेना है कि वो जो निर्देशांक ज्यामिति में अक्षों में जैसे प्लस माइनस होता है, एकदम वैसे ही लेकर के कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताया भी हूं इससे पहले, ठीक है, क्या बताया हूं भाई, वो चिन्ह परिपाटी में तरीका जानने के लिए कि भाई कब प्लस और कब माइनस लेंगे। खैर ये वाई अक्ष वाला, तो ये जो वाई अक्ष वाला है, ठीक है, यहाँ पर हम वाई अक्ष खींचेंगे, ये हर समय प्लस और ये नीचे वाला हर समय माइनस होगा ही, ठीक है। लेकिन ये जो ये एक्स, ये जो इस दर्पण का ये जो मुख्य अक्ष है, ये दूरियां प्लस माइनस होती है। वो किस पर डिपेंड करता है कि किधर से ये प्रकाश की किरण उस पर आपतित हो रही है। अगर इधर से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो इधर से, तो फिर इस साइड में जो ये मुख्य अक्ष पर ये जो दूरियां है ना, ये वाली दूरियां ये माइनस में ली जाएंगी, और उसके विपरीत वाली दूरियां क्या ली जाती है, ये प्लस में ली जाती है, उसके अक्ष पर, मतलब मुख्य अक्ष पर वाली दूरियां, ठीक है। तो देखिए इधर से प्रकाश की किरण आपतित कर गई है, क्यों किया गया है भाई, क्योंकि इधर ही ना परावर्तक तल है, तो ये वाली जो इधर जो भी दूरी होगी इस ध्रुव से इधर, वो सब माइनस होगी, तो ये माइनस हो गई, ठीक है, ये माइनस, ठीक। अब ये क्या है भाई, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, भले ही आप न्यूमेरिकल सोल्व करें या कुछ भी, कभी भी, ठीक है, कभी भी ये भाई जिधर वस्तु, अच्छा दर्पण होगा या लेंस होगा, तो उसके द्वारा हम प्रतिबिंब ही ना किसी वस्तु का बनाएंगे। तो वस्तु को जब हम रखेंगे तो वस्तु से प्रकाश की किरण जाएगी, उस लेंस या दर्पण से कहीं परावर्तित होगी, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकाश की किरण जाएगी किधर से, वस्तु के ओर से। तो जो वस्तु के ओर से जब प्रकाश की किरण जाएगी, तो वस्तु से जो वस्तु की जो दूरी है ना, वस्तु की दूरी जो u, ये हर समय माइनस ही होता है, क्योंकि उधर से ही प्रकाश की किरण जाती है। तो वस्तु की दूरी हर समय और हर समय क्या लेते हैं हम लोग, माइनस ही लेते हैं। और यदि दिया नहीं है तो खुद कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो वो खुद माइनस में आता भी है, एकदम हर समय वो माइनस में ही होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये वस्तु की दूरी माइनस u, ठीक है। इधर ये जो दूरी है, देखिए ये जैसे प्रतिबिंब की दूरी ये उधर है, तो ये क्या होगा, ये प्लस में होगा, ये भी उधर है तो ये भी प्लस में होगा, और ये भी उधर है तो क्या होगा, ये प्लस में होगा, ठीक। हमको करना क्या है, ये u भी f के बीच में हम लोग को संबंध स्थापित करना है, ठीक। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ मानना पड़ेगा। जैसे कि ये जो बिंदु D है, बिंदु D पर से हम क्या करेंगे, इसके मुख्य अक्ष पर ये लंब डालेंगे, ऐसे बिंदु D से इसके मुख्य अक्ष पर क्या करेंगे, ऐसे लंब डाल देंगे। तो ये लंब हमने क्या कर दिया, डाल दिया। और ये जो बिंदु है जहां पर ये लंब आके पड़ा है, उसको हम कैपिटल M मान ले रहे हैं। मतलब कि ये जो DM है, DM इसके मुख्य अक्ष पर क्या है भाई, ये लंब है, लंब है, ठीक। अच्छा एक और बात है, ये जो AB है, AB के बराबर होगा क्या, DM, क्यों, क्योंकि ये मुख्य, ये समांतर हैं, सब दोनों समांतर हैं, तो ये और ये क्या होंगे, ये बराबर होंगे। अगर इतना आप समझ गए हैं, ठीक है, ये फिगर में, तो हम आसानी से इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग को दिया जो है उसको हम लिख लेते हैं, जैसे U दिया है, V दिया है, F और ये R, ये सब दिए हुए, तो इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद से देखेंगे क्या करना है, एकदम हूबहू लगभग आप देखेंगे तो एकदम ये अवतल दर्पण के डेरिवेशन के जैसे ही है, ठीक। तो सब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो PB है, जैसे सॉरी ये BP क्या है, ये वस्तु की दूरी है माइनस में, माइनस u है, ठीक है। B' क्या है, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में। FP क्या है भाई, ये फोकस दूरी प्लस F में है कि नहीं। और ये CP क्या है, उसकी ये वक्रता त्रिज्या है, वो भी प्लस में है। तो यहाँ पर तुरंत लिख लिया जाए कि भाई ये जो BP है, BP क्या है भाई, ये ठीक है, वह है ये u, जो कि किस में, हर समय माइनस में, ठीक है। और ये वस्तु की दूरी है, तो यहां पर लिख लीजिए वस्तु की दूरी, ठीक है। अच्छा B' क्या है भाई, B' जो है वो भी है प्लस में, मतलब ये क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब
की दूरी। ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भाई ये एफ पी बताइए, एफ पी, तो एफ पी क्या है भाई, वो उसकी फोकस दूरी है प्लस में, तो ये एफ पी उसकी फोकस दूरी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये दर्पण की फोकस दूरी, मतलब कि ये फोकस ये दूरी है। अच्छा, ये सी पी क्या है, सी पी, तो सी पी बराबर ये प्लस आर, मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक। अच्छा, ये जो आर है, ठीक है, ये आर, ठीक, ये आर किसके बराबर होता है भाई, गोलीय दर्पण जैसा अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है, तो उसकी जो ये फोकस दूरी, ये जो वक्रता त्रिज्या है वो किसके बराबर होती है, 2f के, है कि नहीं। ये मतलब इस फोकस दूरी के दोगुने उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। आप ऐसे कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए कि भाई उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर ये प्लस में तो ये भी प्लस में, हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। मतलब ये r क्या है, cp क्या है भाई, जो कि r, और r किसके बराबर होता है, 2f के। ये क्या है भाई, ये वक्रता त्रिज्या है, तो लिख लीजिए वक्रता ये त्रिज्या है। मतलब ये है कि कहीं CP आएगा तो CP की जगह पर R और R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। मतलब CP की जगह पे 2f हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद से मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा एजम्पशंस करना होगा, मानना होगा बल्कि, और वो लगभग सही ही होता है। ठीक, क्योंकि दर्पण जो होते हैं उनका द्वारक छोटा ही होता है। बहुत बहुत बड़े दर्पण के लिए थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है, नहीं तो दर्पण का द्वारक छोटा ही होता है। जब ये द्वारक बड़ी छोटा है, ठीक है, या इसकी वक्रता बहुत कम है, तो ये जो डीएम है जो कि लंब है, तो ये जो यम बिंदु है, यह यम ये लगभग क्या होगा, पी के ये एकदम पास में ही होगा, यम पी के एकदम क्या होगा, पास में ही होगा। तो जब ये यम पी के पास में या यम पी पर ही लगभग होगा, तो हम बी डैश यम कहीं दूरी हमको लिखना होगा, तो बी डैश यम को हम क्या लिख सकते हैं, बीपी लिख सकते हैं। एफ एम लिखना होगा तो एफ एम को क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं। सीएम को लिखना होगा तो सीएम को क्या लिख सकते हैं, सीपी हम लिख सकते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, ये आप बस ध्यान देते रहिए। तो अब देखिए फिगर में देख लीजिए, एक त्रिभुज ए बी सी आपको ये दिख रहा है, ये त्रिभुज ए बी सी, और एक और त्रिभुज दिख रहा है ए डैश बी डैश सी। ये वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब। वस्तु को लेकर के सी के साथ वक्रता केंद्र के साथ वस्तु को लेकर के एक बड़ा सा प्रतिबिंब त्रिभुज दिख रहा है। देखिए ये ए बी और ये सी, ये एक त्रिभुज बड़ा सा, और ये प्रतिबिंब को लेकर के ए डैश बी डैश ये छोटा सा। ये दोनों त्रिभुज देखिए वो दोनों समरूप है, नहीं समरूप है, नहीं तो ऐसे देख लीजिए, ऐसे ही है वो जो त्रिभुज है वो ऐसे ही है। ठीक है, देख लीजिए ये, ठीक है, ये ए बी है और ये क्या है भाई, ये ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब, और ये क्या है भाई, ये सी है। देख लीजिए, ये एक बड़ा सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज और ये एक छोटा सा समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज, ये जो दोनों त्रिभुज की ये वाली दोनों भुजाएं हैं एक ही रेखा से मिलकर बनी है, ये भी और ये भी, नहीं ये एक रेखा और ये भुजा वाली ये एक अलग रेखा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये समरूप है, और दोनों क्या है, ये लंबवत है। ठीक है, मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है, ये बड़ा वाला और ये क्या है भाई, ये छोटा वाला, जब ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो इनकी सम्मुख भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसकी सम्मुख भुजा ये होगी, ठीक है, इसकी सम्मुख भुजा ये होगी, ठीक है, और इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, ये होगी। इन सभी का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो चलिए हम अनुपात को बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको लिखना है कि भाई इन द फिगर में हमको दिख रहा है, ठीक है, इन द फिगर ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों क्या है भाई, ये समरूप है, ये समरूप का चिन्ह होता है। तो जब समरूप है अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये ए बी इसकी सम्मुख भुजा ये हो गई, और इस बी सी की सम्मुख भुजा जो है वो क्या हो गई, ये बी डैश सी हो गई। तो हम लिख सकेंगे इतना, मतलब ए बी अपन ए डैश बी डैश, और ये बी सी अपन क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी लिख सकते हैं। तो जब ये सम्मुख है, मतलब ये समरूप है, तो हम लिखेंगे ये ए बी अपन कितना, ये ए डैश बी डैश बराबर हम लिख सकेंगे बी सी अपन कितना होगा, ये बी डैश सी हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। और उसी प्रकार दो और भी त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, क्या देख लीजिए, एक ये, ठीक है, ये डी एम एफ, देखिए डी एम एफ, ये बड़ा वाला त्रिभुज डी एम एफ, ये जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, रचना किए हैं, ठीक है, तो ये डी एम एफ ये जो त्रिभुज है ये, और एक देखिए ए डैश बी डैश एफ, देखिए ये छोटा वाला, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। थोड़ा सा उसको मैं बना दे रहा हूँ, ये ऐसे बने हुए हैं, देखिए ये डी है, ये एम है, ये एफ है, और यहाँ पर है ये जो है ये ए डैश है, और ये क्या है भाई, ये बी डैश है। तो देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज और
और ये छोटा वाला त्रिभुज उसी प्रकार एकदम क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो इसकी सम्मुख भुजा ये हो गई, इसकी सम्मुख भुजा ये हो गई और इसकी सम्मुख भुजा क्या हो गई, ये हो गई। सम्मुख भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये दोनों समरूप है तो हम लिख सकते हैं कि ये डीएम अपान कितना, ए डैश बी डैश अपान कितना लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एम एफ अपान कितना लिख सकते हैं, बी डैश एफ। हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे और मतलब कि और कौन कौन समरूप है भाई, त्रिभुज जो है, ठीक है, ये डीएमएफ त्रिभुज डीएमएफ और कौन सा त्रिभुज भाई, मतलब कि ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों क्या है, ये समरूप है। त्रिभुज ये ए डैश बी डैश एफ ये दोनों समरूप हैं और जब ये समरूप हैं तो सम्मुख भुजाओं का अनुपात बराबर। सम्मुख भुजाओं का अनुपात बराबर का मतलब कि डीएम अपान कितना, ए डैश बी डैश और ये क्या भाई एम एफ अपान कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, बी डैश एफ। तो डीएम अपान कितना हो जाएगा, ठीक है, अगर ये समरूप हैं तो ये डीएम अपान कितना हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये एम एफ अपान हो जाएगा, ठीक है, ये बी डैश एफ हो जाएगा कि नहीं भाई, ठीक। लेकिन अब देखिए ये जो डीएम है, डीएम ये ए बी के बराबर है, देख लीजिए ये जो डीएम होता है, डीएम ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है। तो या करके आप उसको लिख सकते हैं, डीएम को आप यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं, ए बी लिख दीजिए डीएम के जगह पर ए बी और अपान ये नीचे ये ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है, और बराबर ये क्या है, ये जैसा का तैसा एम एफ अपान कितना हो जाएगा, ये बी डैश एफ लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर आप 2 बना लीजिए और लिख लीजिए। क्यों भाई, क्यों आप डीएम को ए बी लिख दिए, क्योंकि भाई ए बी बराबर कितना, यहाँ पर ये डीएम है, ठीक, इसीलिए हम लिख दिए हैं। तो 2 समीकरण मिल गए, देखिए एक समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 में ये जो बायां पक्ष है लेफ्ट साइड है और ये समीकरण 2 में भी ये बायां पक्ष है जो लेफ्ट साइड है, ये दोनों क्या है, एक ही है, मतलब एकदम क्या है, बराबर है। तो दोनों समीकरण के जब बाएं पक्ष बराबर है इसका मतलब दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 से आपको पता हो गया, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भाई, स्पष्ट है, स्पष्ट यही है कि भाई ये दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष क्या है भाई, ये बी सी अपान कितना है, ये बी डैश सी है, बराबर क्या है, ये एम एफ अपान बी डैश एफ हो जाएगा। ये एम एफ अपान कितना हो जाएगा, ये बी डैश एफ हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये जो भी मान है, ठीक है, ये जो भी मान है, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये जो भी है जैसे कि बी सी बी डैश सी एम एफ और बी डैश एफ, ये जो भी है इन सभी का मान हम इस चित्र से जो भी है सो रख देंगे, ठीक है। वो पद में किसके रखना है, वो ऐसे रखना है कि उसमें यू रहे, भी रहे, एफ रहे, आर और भी कोई किसी के पद में नहीं रखना है, ठीक है। तो इन सबों का मान उसके पद में रख लेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाना चाहिए, तो वही करेंगे। तो देखिए ये बी सी कहाँ पर है, जैसे मैं पूछूं कि ये बी भाई बीसी के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, ये भाई बीसी को क्या लिखेंगे, तो हमको ये सब लिखना पड़ेगा। कुछ इसमें बीसी तो नहीं है, हमारे पास सीपी है, एफपी है, बी डैश पी है और बीपी है, वही सब है जिनके जगह पर ये सब लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसको उन्हीं सबों के पद में इसको पहले इधर प्लस माइनस करके बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लेते हैं। जैसे बीसी को हम क्या लिखेंगे, ठीक, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये जो बीसी है, बीसी को हम लिख सकते हैं, देखिए ये बीसी को क्या लिख सकते हैं, एकदम आसान। देखिए यहाँ पर बीपी आप प्लस सीपी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, बीपी प्लस सीपी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बीसी के जगह पर बीपी प्लस कितना लिखेंगे, सीपी लिख लेंगे। और ये बी डैश सी को थोड़ा सा देखते हैं, बी डैश सी देख लीजिए, बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, एकदम आसान है। क्या कर लेंगे भाई, देखिए तो हम बी डैश सी को अगर हमको लिखना है तो हम इसको लिख देंगे कि ये जो है, ये जो सीपी देख लीजिए, ये सीपी में से घटा दीजिए बी डैश पी को, देखिए लीजिए इस सीपी में से घटा देंगे बी डैश पी को, तो इतना ही ना बचेगा और इसी का मान हमको चाहिए, बी डैश सी का मान हमको चाहिए। तो हम क्या लिख लेंगे भाई, ठीक है, ये सीपी माइनस कितना, बी डैश पी लिख लेंगे इसको। यहाँ पर सी पी माइनस बी डैश पी, इसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब बराबर एम एफ,
एम एफ क्या है भाई, एम एफ है, देख लीजिए एम एफ, एम एफ को क्या लिख सकेंगे, ठीक है, एकदम आसान। देख सॉरी ये एम एफ नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, जानते हैं क्या है बी डैश एफ। ये एम एफ जो है, एम एफ देख लीजिए गड़बड़ा नहीं गया है, सब सही है। एम एफ जो है, एम एफ को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, चूंकि ये एम पी के पास है तो एम एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ठीक है ये पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एम एफ को हम पी एफ क्या कर दीजिए, लिख दिए। और बी डैश एफ को थोड़ा सा देखिए, अब बी डैश एफ को हमको चाहिए, बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भाई, देख लीजिए बी डैश एफ हमको चाहिए तो हमको क्या लिख लेंगे, ये एफ पी में से बी डैश पी को घटा देंगे, एफ पी में से बी डैश पी को घटा देंगे तो हमारे ये बी डैश एफ बच जाएगा, है कि नहीं। तो हम लिख लेंगे उसको एफ पी, ये एफ पी माइनस क्या लिख देंगे भाई, ये बी डैश पी लिख लेंगे, ये बी डैश पी हम लिख लेंगे, है कि नहीं भाई। तो अब देखिए इन सभी को, ये जो भी है, ये जो भी मैं मान रखा हूं, ये वो वही है जो कि यही चारों, इन्हीं चारों में से हर जगह कोई ना कोई है और वही सब मान हम यहाँ पर रख के सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक, आप ये कंफ्यूज आए नहीं कि भाई यहाँ पर एम एफ को मैं पी एफ क्यों लिख दिया, ठीक है, ये एम एफ को हमने पी एफ क्यों लिख दिया, क्योंकि ये एम इस पी के ही लगभग एकदम पास है, इसीलिए हम इस एम एफ को यहाँ पर पी एफ लिख दिया। अब कुछ नहीं, अब सबका मान सिंपली एकदम तरीके से रख लीजिए। बी, ये बीपी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बीपी, ये माइनस यू लिखेंगे, ठीक, एकदम चिन्ह के साथ, बीच में प्लस है, प्लस लिख दी। सीपी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, प्लस आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से लिखे, ये प्लस आर एकदम अच्छे से, ठीक। उसके बाद से अगर सीपी, फिर से सीपी आ गया तो सीपी की जगह पर क्या लिखेंगे, वो प्लस आर ही लिखेंगे। बीच में माइनस है, बी डैश पी की जगह पर क्या लिख देंगे, बी डैश पी की जगह पर ये प्लस, सॉरी हाँ ये प्लस भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर ये एफ पी है, ठीक है, तो एफ पी को क्या लिख सकेंगे आप, एफ पी को प्लस एफ, तो एफ लिख लीजिए, ठीक। और ये एफ पी, फिर से ये वही एफ पी या पी एफ वही बात है, देखिए पी एफ या एफ पी यही बात है, ठीक है। तो इसके जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, ये प्लस एफ लिख देंगे और बीच में ये क्या है, ये माइनस है, तो ये माइनस बी डैश पी की जगह पर क्या लिखेंगे भाई, ठीक है, बी डैश पी कहाँ गया, बी डैश पी के जगह पर ये प्लस भी हम लिख देंगे, ठीक। अच्छा अब देखिए ये जो आर है, आर ये जो हम लिखे हुए हैं, इस आर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2f नहीं लिख सकते हैं, इस आर के जगह पर हम 2f लिख सकते हैं, तो उसको यहीं पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये प्लस क्या लिख देंगे यहीं पर, ये 2f लिख दीजिए, ठीक है, बेहतर रहेगा, आपको आगे एक स्टेप कम हो जाएगा, यहाँ पर आप 2f लिख सकेंगे। तो यहाँ पर हमने 2f लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक, इसको अगर अच्छे से आप लिखेंगे तो देखिए ये प्लस में है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है, तो इसको अच्छे से लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए, तो ये 2f माइनस यू लिख लेंगे, वही बात हुआ है कि नहीं भाई, ये प्लस में है तो पहले, माइनस में है तो इसको बाद में लिख लिए। और अपान यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये सही है, ये 2f माइनस भी, ये सही है, माइनस का इस प्लस में गुणा हो जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक। बराबर इधर क्या है, ये प्लस एफ तो है ही, ठीक, नीचे ये कितना है, ये एफ माइनस, ये माइनस का प्लस में गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करने का मतलब इसका इसमें कर लीजिए, इसका इसमें कर लीजिए, बराबर करने के बाद तो इसका इसमें, है कि नहीं, मतलब ये कि ये एफ माइनस भी गुणे, एफ माइनस भी गुणे कितना है यहाँ पर, ये 2f माइनस ये u हो गया, ठीक है। अब बराबर के बाद इसका इसमें करेंगे, नहीं मतलब कि f गुणे कितना हो जाएगा, ये 2f, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 2f माइनस भी। अब इसका गुणा कर लीजिए, ठीक, गुणा कर लीजिए तो आंसर आपका आ जाना चाहिए, जो भी आना होगा। तो गुणा कर लेते हैं, इस f को पहले उठा करके इसमें हम गुणा करेंगे, मतलब f को इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर माइनस भी का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये f का जब इसमें करेंगे, तो f का जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2f स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये 2f स्क्वायर, इसका जब इसमें किए तब, और f का जब माइनस u में करेंगे uf हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें करेंगे ये माइनस भी का, माइनस भी को अब तो माइनस 2f भी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, ये भी u हो जाएगा, नहीं भी u, है कि नहीं। पर लिख दिया। अब f का इसमें गुणा करेंगे, f का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है, कितना हो जाएगा भाई, f भी हो जाएगा माइनस, ठीक है,
ये एफ भी हो गया। थोड़ा सा देखिए, इस पक्ष में 2f स्क्वायर, इस पक्ष में भी 2f स्क्वायर, दोनों प्लस में ये कट जाएंगे। अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए, ठीक, तो ये uf है, क्या बचा हुआ है इसको लिख लेते हैं, माइनस uf है, ये माइनस 2f भी है, ठीक है, प्लस कितना है भाई vu है, और बराबर के बाद इधर क्या बचा है, माइनस f भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माइनस 2f भी है कि नहीं, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक, ये उधर चला जाएगा उस पक्ष में, तो माइनस से तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले इसको लिख लीजिए, ये भी, ये u, फिर इसको लिख लीजिए माइनस uf बराबर, ठीक है, ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस 2f हो जाएगा, 2f भी हो जाएगा, और इधर माइनस ये f भी है ही। ठीक, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये कितना है, भी u वही रह जाएगा, ये uf वही रह जाएगा, बराबर के बाद 2f भी माइनस 2, ये f भी कितना हो जाएगा, केवल ये f भी हो जाएगा। नहीं, ये जो समीकरण आपका आया है ये समीकरण, ठीक है, इसी में आप क्या कर लीजिए, दोनों पक्षों में, इसी समीकरण के दोनों पक्षों में आप u भी f से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त, तो सिंपल एकदम आ जाएगा, उपरोक्त, ठीक है, समीकरण, उपरोक्त समीकरण, ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों में, के दोनों पक्षों में किसे भाग देने पर, ठीक है, u गुणे भी गुणे f से भाग देने पर, से भाग देने पर। तो जब आप भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, ठीक, यहाँ पर ये भी u है, माइनस कितना है, u f है, बराबर ये f भी है, सब में भाग देना पड़ेगा, इसमें भी u गुणे भी गुणे f से, ठीक, इसमें भी u गुणे भी गुणे f से, बराबर के बाद इधर भी, ठीक है, हमको भाग देना पड़ेगा u गुणे भी गुणे f से। तो देखें, ये भी से भी कट जाएगा ऊपर वाला, भी से ये भी, और ये u से u कट जाएगा, इधर 1/f बचेगा। ठीक, ये u से u कट जाएगा, f से f कटेगा, 1/v बचेगा, ये f से f कट जाएगा, v से भी कटेगा, 1/u बचेगा। बचेगा कि नहीं, तो यहाँ पर कटने के बाद इधर बचा ये 1/f, ठीक है, माइनस ये 1/ क्या बचेगा, ये भी बचेगा, बराबर उधर कितना है, 1/ ये u बचेगा। बचेगा कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सोल्व करते हैं, ठीक है, f रहने दीजिए, ठीक, ये 1/f ये रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए ये -1/v है, जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया, ये प्लस में 1/ ये भी हो गया, और ये खुद ये प्लस में 1/u है ही। ठीक है, यही जो आपका होता है, ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, और यही जो होता है आपका क्या होता है, ये f भी, ये f u भी के बीच में क्या होता है, संबंध होता है, यही आपका क्या है, आंसर है। अब देखिए जब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए f भी u है, इन तीनों में से कोई आपको 2 दे देगा और तीसरा आपको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया तो सीधा सीधा मान रख देंगे, निकालना रहेगा। पहले बात है ये कि भाई उसको जो भी इन सबों का, इन तीनों में से कोई भी जो 2 मान देगा उसको चिन्ह के साथ हम लोग को रखना पड़ेगा, एकदम चिन्ह के साथ रखेंगे, तब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब हमारा आंसर एकदम सही आएगा। तो देखिए क्या रखना है, ठीक है, ये जो u है, u देख लीजिए, u क्या होता है, भले ही वो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, तो ये हर समय u का मान अगर दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग माइनस में ही लेंगे, क्योंकि ये हर समय माइनस में ही होता है, क्योंकि उधर से ही प्रकाश की किरण लेकर के आएंगे, जिधर ये रखा जाएगा तो उसके उस दर्पण के उस मुख्य अक्ष पर वो जो वाली दूरी होगी ये हर समय माइनस में होगी। अगर ये दिया है u तो उसका मान किस में रखेंगे, माइनस में। अगर इसको निकालना है तो खुद निकलने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद उसका मान माइनस में ही आएगा। दूसरी बात, ये f है, तो अगर ये हम जानते ही हैं, अगर ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए जो अगर f दे दिया है उसकी फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण के लिए उसको प्लस में मान रखेंगे, और यदि सॉरी अवतल दर्पण के लिए ये माइनस में रखेंगे, है कि नहीं भाई। अगर ये f जो है अगर वो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए ये फोकस दूरी किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। और यदि उत्तल दर्पण है वो, तो उत्तल दर्पण के लिए f का मान क्या रखेंगे, ये प्लस रखेंगे, प्लस में रखेंगे अगर मान दिया है तो। और नहीं तो अगर इसको ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो खुद उसका मान अगर अवतल दर्पण होगा तो उसका मान माइनस में आएगा, उत्तल दर्पण होगा तो मान प्लस में आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो भी है, भी का कैसे निर्धारण करते हैं, अगर ये अवतल दर्पण है,
अगर अवतल दर्पण है, ठीक है, तो आपको मैं बताया कि प्रतिबिंब बनना, मैं आपको बताया हूं कि भाई ये एक अवतल दर्पण के सामने अलग अलग वस्तु के स्थिति के अनुसार उसके प्रतिबिंब की स्थिति, एक मैं इसका वीडियो बनाया हूं और मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको आप देख लें कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर उसको आप देख लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बात ये कि इस भी का मान हमको थोड़ा सा कंफ्यूज आता है। क्या कंफ्यूज आएगा भाई? तो इस भी का मान क्या, अगर इसका मान दे दिया है तो अगर ये अवतल दर्पण है, देखिए अवतल दर्पण, ठीक है, अगर अवतल दर्पण है, अगर इस अवतल दर्पण से अगर वस्तु, अगर अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वास्तविक भी बनता है और आभासी बनता है, ठीक, तो अगर अवतल दर्पण है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो कंफर्म है कि वो इधर ही बना होगा, इधर जिधर वस्तु रखा गया है। तो उस स्थिति में अगर भी का मान मतलब अवतल दर्पण है और उसके द्वारा अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उस प्रतिबिंब की दूरी को आप क्या लेंगे? माइनस में लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। लेकिन अगर अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आभासी इधर बनता है, पीछे की ओर बनता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब अगर आभासी बनता है तो वो क्या होता है? पीछे बनता है। तो उस स्थिति में उसको क्या लेंगे भाई? ये प्लस लेंगे, ठीक है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब मतलब कि अवतल दर्पण है तो अगर ये भी हमको दिया है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो इसको माइनस लीजिएगा, क्योंकि इधर प्रतिबिंब की दूरी हो जाती है, इधर प्रतिबिंब बनता है तो ये वाली दूरी माइनस में ले लेंगे। और यदि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो प्रतिबिंब उधर बनता है पीछे, तो वो वाली दूरी क्या हो जाती है? प्लस, तो प्लस लेंगे, ठीक। अच्छा, अगला क्या केस है? अगर ये उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण के द्वारा अगर ये प्रतिबिंब होगा तो भाई ये इस प्रतिबिंब हर समय उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किधर बनता है? पीछे बनता है, पीछे ही बनता है। तो पीछे बनने का मतलब कि ये हर समय उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब केवल आभासी बनता ही है और वो पीछे बनता है। तो हर समय उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हर समय क्या होगी? वो प्लस ही होगी। तो उत्तल दर्पण के लिए ये जो भी का मान है हर समय क्या होता है? प्लस, प्लस ही लेना होता है, ठीक है, क्योंकि वो आभासी बनता है, उधर ही बनता है। तो ये सब न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए सब छोटे छोटे ट्रिक हैं। तो मैं अगले लेक्चर में हम लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सब अगर आप जानते रहेंगे तो भाई इन सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। देख लीजिए, लाइट के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये रे ऑप्टिक्स के मतलब किरण प्रकाशिकी के, ठीक है, ये आसान होते हैं, बस छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। वो दिक्कत थोड़ा सा यही करता है कि प्लस माइनस कैसे क्या कुल लेना, ये सब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो ये सब अगर ये चीजें आप समझ रहे हैं तो फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका आंसर एकदम सही का सही आएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। आपको आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपके उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं और कैसे मैं आपको हेल्प कर सकूं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर इसी टॉपिक्स के रिलेट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।